वो फिल्म बनाते हैं तो दर्शक कच्चे धागे के बंधन से नहीं, मजबूत डोर से खींचे चले आते हैं। उनकी डायलॉग्स और कहानियां अपने देश में ही नहीं, सरहद पार भी तहलका मचाती हैं। कोई उन्हें स्क्रीन का वीर कहता है तो कोई महाराजा बताता है। चलिए आज आपको उनसे मिलाते हैं जो स्क्रीन पर गदर मचाते हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल शर्मा जी और उत्कर्ष जी। बहुत स्वागत आपका अमर उजाला.com पे। बस मुझे बहुत बढ़िया लगा अमर उजाला के दफ्तर में आकर। हाँ। और मैं मिला अभी राजुल से, तन्मय से। ये अमर उजाला क्या है, हमारा परिवार ही है। बिल्कुल। अब्दुल माहेश्वरी जो इसके रहे हैं, वो सब वो मेरे बचपन का दोस्त थे। पहली से लेके 12वीं क्लास तक हम लोग साथ पढ़े थे। वाह। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं घर आया हूँ, अमर उजाला नहीं आया हूँ। और काश आज अतुल होता तो बहुत आनंद आता। वाकई में। और जिनकी कहानियां स्क्रीन पर गदर मचाती हैं, वो वनवास की बात क्यों कर रहे हैं आजकल? देखिए, वनवास की बात इसलिए कर रहे हैं कि घर घर में वनवास है। गदर 2 के बाद मैं गदर 3 शुरू करता या कोई बड़ी दूसरी एक्शन शुरू करता, मेरे लिए बड़ा आसान था। लेकिन क्या हुआ कि ज़िंदगी में मैं पिछले कई सालों से ये देख रहा था कि घर घर में वनवास हो गया। हर बुजुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह ही रह रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चों से प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन बस वो उनके पास समय नहीं है। लेकिन उत्कर्ष एज एन एक्टर को लेकर मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि पापा की छाया में ही सारी फिल्में क्यों? क्या नई फिल्म नहीं मिल नहीं रही है या अभी आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं? जी, नई फिल्मों के ऑफ़र डेफिनेटली गदर 2 के बाद बहुत हैं। और बट वनवास इसलिए मैंने की क्योंकि वनवास हमने गदर 2 के रिलीज़ के पहले हमने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया था। अच्छा। और वनवास की कहानी सुन के वन लाइन जब मैंने सुनी तो उस टाइम तो मेरा कैरेक्टर, मुझे पता भी नहीं था मैं फिल्म कर रहा हूँ, बट वन लाइन सुन के मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पिक्चर करनी है क्योंकि ये पिक्चर का एक मकसद बहुत गहरा और मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा एक जो देश है जहाँ पे हम रामायण और महाभारत के जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं उनको कोट करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसी देश में वृद्ध लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो नई कहानी से, एक न्यू वे से, फिल्म के माध्यम से हमें वो वापस फीलिंग जो आपस की फीलिंग्स में वनवास आ चुका है उसे कम करने के लिए मुझे लगा कि ये फिल्म करना पब्लिक के लिए ज़रूरी है। आपने मथुरा का जिक्र किया अनिल जी। मथुरा वृंदावन के इलाके में कई घर ऐसे हैं, वो बूढ़ी माताओं को हमने भी देखा है। क्या उसकी स्मृति कहीं थी आपकी इस कहानी को लिखते समय? वृंदावन में हजारों वृद्ध औरतें हैं जिनको कि वहाँ छोड़ा हुआ है उनके घर वालों ने, विधवाएं। ऐसे ही बनारस में अभी जैसे कुंभ आ रहा है, कुंभ के अंदर एक बड़ी ही, कुंभ बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें एक बड़ा दुखद चीज़ होती है जिसका बड़ा दुख होता है कि कुंभ के मेले में कई बार लोग अपने बुजुर्गों को, जिनकी यादें नहीं हैं या जो भूल गए हैं, उनको छोड़ देते हैं। और ये एक इसका बड़ा ही दुखद पहलू है। ये सोच के छोड़ देते हैं कि भाई चलो अब इनको स्वर्गारोहण होगा, बनारस ये जगह है जहाँ पे कि आदमी को छोड़ दो तो उसको उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा करते करते छोड़ देते। तो बनारस में आप जाओ तो ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिनको कि उनके घर वालों ने छोड़। इसका ट्रेलर मैंने देखा, ये भी शायद आपने बनारस में ही बनाई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गदर 2 के बाद एक परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म बनाए, क्योंकि सारी एक्शन के माहौल में एक पारिवारिक फिल्म एक बसंत की फुहार की तरह होगी और लोगों को आनंद करेगी। और सबसे बड़ी बात है ये बनाने की, ये मेन वजह ये थी कि ये बहुत रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। कहीं जो वक्त की धूल हम पर जम गई है और हम व्यस्तता की धूल में हम रम गए हैं, हम अपने बड़े बूढ़ों का केयर कर ही नहीं सकते, तो कहीं में वो धूल आपके चेहरे से हटाऊं और आईने में आप वो हकीकत, वो सच्चाई देख सकें और आप थोड़ा समय निकाल सकें अपने बड़े बूढ़ों के लिए, उनके साथ थोड़ा सा प्रेम प्यार कर सकें। उन्हें यही तो चाहिए, बस वो हम नहीं दे पाए क्योंकि आपको भी बूढ़ा होना है। तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल जो टूटा है, कि पहले संयुक्त परिवार होते थे तो इसका एहसास नहीं होता। कोई ना कोई नाती पोते, चाचा बहन भाई बुआ, कोई ना कोई बुजुर्गों का ख्याल रख लेता था। आज वो नहीं है। ये कहानी मुझे, जहाँ तक मैंने कुछ आपका के वो देखे इंटरव्यूज वगैरह, जिसमें आपने कहा कि ये तो जर्नी के नाम से थी। जर्नी वनवास कैसे हो? जर्नी के नाम से थी। पहले हमने सोचा था जर्नी नाम रखेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि जर्नी नहीं, ये तो वनवास नाम राइट है, क्योंकि कहानी वनवास की ही बात करती है। और जर्नी तो है, जीवन की जर्नी की बात कर रहे थे हम, जीवन के सफ़र की बात कर रहे थे आप। जीवन का सफ़र वनवास ही है आज की
जो आगे लेकिन बढ़ गया। नाना पाटेकर जैसे एक सशक्त लेकिन स्क्रीन पर एंग्री कैरेक्टर को इस रोल में, जिसके अंदर एक अशक्त सा पिता, जिसके उसके अशक्त नहीं है साहब, मतलब उसे संतानों ने छोड़ दिया है, वो अशक्त नहीं है, बहुत सख्त है वो। तो आप 20 दिसंबर को जब पिक्चर रिलीज होगी अच्छा। तो आप देखना, तो आपको पता लगेगा, और आप भी नहीं पूरे परिवार के साथ देखना, तो आपको समझ आएगा आप क्या फिल्म देख रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। उस बात को अभी मैं खोलना नहीं चाहता। वाकई में आप तो कहते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं वो इमोशनल बम होती हैं, तो ये इमोशनल एटम बम है या बम है भी? ये इमोशंस का गदर है। गदर वो कहते हैं ना गदर 3 क्या है, गदर 3 तो नहीं है लेकिन इमोशंस का गदर है ये। कैसे, क्यों, थोड़ा बताइए। देखेंगे आप, जब देखेंगे तो पता लगेगा। ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा मैंने। तो ट्रेलर में आपको इमोशन फील हुआ ना, या नहीं हुआ? हाँ वाकई में वो जो नाना पाटेकर को अभिव्यक्त किया है आपने उस उत्सव के रंग के बीच में, कि कितने हतप्रभ से वो दिख रहे हैं बनारस की गलियों के अंदर, वो अपने आप में वो बताता है उस द्वंद्व को। हाँ, तो बस तो ऐसे ही इमोशन से, लेकिन ये इमोशन, ये कड़वी दवाई मिठाई के रैपर में रैप करके दिए, फुल टूस एंटरटेनमेंट के बीच में रैप करके। अच्छा, तो इसमें आपने एंटरटेनमेंट इतना, क्योंकि ये एक ऐसा परिवारों से जुड़ा हुआ लेकिन बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, तो क्या है ना, इंटेंस कितना भी हो, लेकिन अगर हम उसको एंटरटेन के रैपर में नहीं रैप करेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। अल्टीमेटली यूथ, यंग, हम दिखा किसको रहे हैं? हम बुजुर्गों को पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम यंग ऑडियंस को पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि वो देखें। ये जो जितने भी यहाँ बच्चे हैं ये सब पिक्चर देखें और एहसास करें। ये सब अपने माता पिता को प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक एहसास हो कि नहीं यार, हमारी जिम्मेदारी है अपने माता पिता के लिए, जैसे माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चा छोटा हो तो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। जी, आप चूंकि इसकी सब्जेक्ट पर काम करते रहे, इस तरीके के विषय पे भी आपने तो एक फैमिली के साथ भी बहुत उसको शूट किया है, देओल फैमिली के साथ में, और वो काफ़ी क्लोज फैमिली है। लेकिन क्या हुआ भारतीय सिनेमा जगत में कि जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में थीं, खानदान, बावर्ची, ऐसी जो 60-70 के दशक में, 80 के दशक में फिल्में आई, वो बनना बंद हो गई। बिल्कुल वही तो बात है। 20 वर्ष पहले बागवान बनी थी, उससे पहले तो बनती रहती थी, अब 20 साल में तो आई नहीं। तो यही तो लोगों को लगा कि एक्शन फिल्म, हॉरर फिल्म, कॉमेडी फिल्म, यही सब जोनर चल रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने सोचा कि कुछ अलग करें। एक मिठाई खा के लोग बोर हो जाते हैं, तो अलग मिठाई परोसी जाए, और वही मिल रहा है, वही रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप कमेंट्स देखो, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फिल्म का, और इसीलिए हम आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल, फिल्म मतलब आप जैसे डायरेक्टर जो हैं वो समाज में जो देखते हैं उसी को स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि भारत में और ख़ासतौर पर शहरी इलाकों के अंदर अकेले बूढ़ों की संख्या बढ़ी है, और बूढ़ों की संख्या बढ़ी है, और वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूछिए मत। इसको शूट करते समय किसी जगह पे आपको बहुत इंटेंस फील हुआ? बहुत जगह हुआ, क्योंकि क्या है, माता पिता से संबंधित फिल्म है, तो ऐसे डायलॉग आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, कहानी में जब हम लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें टच करते हैं, और टच करते हैं क्योंकि आज हम सब लोग समाज का ही हिस्सा हैं, हम सब लोग के माता पिता हैं, हम सब के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी हम सब से जुड़ी है। ये कहानी घर घर की कहानी, हर घर से जुड़ी है। ये फिल्म अनिल शर्मा उत्कर्ष शर्मा के साथ शूट कर रहे हैं, जो उनका बेटा भी है। क्या पिता अपने बेटे को भी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है? मैं बेटे को कहानी कोई इस तरह से नहीं सुना रहा हूँ कि बेटा तू कहानी सुन, तू ऐसा ना करना, मुझे वो सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालक मेरा ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एज एन एक्टर उसको कहानी सुनाता हूँ कि ये किरदार है, ये है, और भगवान ना करे किसी घर में भी ऐसे बेटे हों जैसे हमने इसमें रखे हैं, लेकिन फिर भी है, क्या करें। नाना पाटेकर के साथ में, उनके साथ सेट पे हैंडल करना, मतलब कई घटनाएं होती हैं। सबसे रोचक वाकया नाना पाटेकर के साथ, हमारी बहुत इच्छा थी कि अगर वो आते तो उनसे भी बात होती। क्या तबीयत, यहाँ सर्दी में हैं लेकिन कुर्ते पजामे में पूरा दे रहे हैं, जैकेट भी नहीं पहन रहे हैं, अलग टाइप के बंदे हैं, थोड़ा सा जिद्दी नाना। जिद्दी भी नहीं है, लेकिन वो हैं अपने तरह से, लेकिन बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। और बहुत ही उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको इनिशियल डेज में होती थी कि भाई 9:30 का हमको टाइम देते थे, हम देते कितने बजे आओ, 9:30, तो 9:30 पहुंच जाते, एकदम तैयार व्यार होकर टोपी वोपी लगा के खड़े हो जाते थे साइड कैमरे के सामने। हम कोई दूसरा शॉट ले रहे हैं, अरे भाई उनको लगता था मेरा शॉट क्यों नहीं रेडी किया, तो वो मैंने कहा यार ये बड़े परेशानी में आ गए हम तो। बोलते मैं तो जा रहा हूँ, मेरा शॉट क्यों नहीं है। अरे मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, जो पिछला शॉट है वो तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो हमको 2 दफे के बाद ये समझ आया कि ये पूरा
सीन भर के लाते हैं अपने अंदर, जैसे ही लाते हैं उड़ेल देते हैं, उड़ेल देते हैं और 3 घंटे का सीन 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये एक अलग अनुभव था। दूसरे एक्टर क्या होते हैं, आते हैं वैन में बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर डायरेक्टर को बुलाते हैं, फिर सब समझते हैं, फिर सब भरते हैं और फिर सेट पे आते हैं। इनाना सर क्या रात को, एक रात पहले डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, पूरा सीन समझते हैं और सर्च पूरी रिहर्सल करते हैं, तो रात से ही सीन उनके दिमाग में भर जाता है। स्क्रिप्ट के दौरान भी वो काम कर रहे होते पर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाना पाटेकर क्यों इंडस्ट्री में, आपके सामने कौन सी चॉइसेस थी? नहीं कई 5, देखिए इस नाना सर के रोल करने के लिए 4-5 एक्टर ही हो सकते हैं, जो अब मैं उनके नाम क्या लूं, प्लीज लीजिए। नहीं अब क्या फायदा नाम लेने से। 5-6 एक्टर ही है जो हो सकते हैं, ऑडियंस को भी मालूम है, सबको मालूम है कौन हो सकते हैं। लेकिन नाना पाटेकर का नाम अचानक आया मेरे सामने, मैंने किसी से बात नहीं की थी, इससे पहले ही डिस्कशन में ही नाना, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मैंने कहा अरे यार वो तो वनवास में है, उनको कहाँ से बुलाया जाएगा, नंबर भी नहीं है। फिर उनको नंबर ढूंढा, मुझे लगा ये बहुत बढ़िया चॉइस है, एकदम नई चॉइस है, बहुत सालों से उनको देखा ही नहीं है, ये एकदम नया रंग लगेगा और जेन जी ऑडियंस देखेगी कि नाना पाटेकर लेवल का एक्टर हमारे बीच में है। तो ये आपने जेनजी और वनवास दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया है इसके अंदर, यानी नाना पाटेकर का जिक्र आते ही आपके मन में जो पहला शब्द आया कि वो तो वनवास में है, उनको कैसे संपर्क करूंगा? और संपर्क बिल्कुल वही आया, तो संपर्क किया। और जैन जी इसलिए कि जैन जी को ही तो पिक्चर दिखानी है, कि जैन जी के हम यही तो चाहते हैं कि जैन जी अपने माता पिता को लाए और दिखाए पिक्चर ये। लेकिन आप जेनजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेनजी अक्सर ये कहती है कि उसे गलत समझा जाता है, या शायद वो अपनी भावनाओं को वैसे बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं जा रहा है। ये कहानी, जैसा आपके पापा ने भी कहा कि देश में बूढ़ा सबको होना है, लेकिन इस कहानी के अंदर जेनजी को हमें दिखानी है, बूढ़ों को ही नहीं दिखानी है। इसमें जेनजी उत्कर्ष ने कौन से अंश या कौन सी चीज़ें इस कहानी में जोड़ी, ये बताते हुए कि ये शायद जेनजी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। देखिए, ये फिल्म पहली बात तो कोई लेक्चर नहीं है माँ की। हाँ, मुझे जो सबसे लगा कि देखिए मेरे माँ बाप हैं, जेनजी के भी माँ बाप हैं, और हम सब अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भावना कॉमन होती है, वो बायोलॉजिकल आपकी फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए। और मैं मानता हूँ कि वो जेनजी भी इस इमोशन से कनेक्ट करेगा। हमने भी जब बागबान देखी थी एज अ किड, हमने जबकि ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में, हमें क्या पता शादी के बाद कैसे हो जाते हैं बच्चे, हमें क्या पता कि ऐसे भी हो जाते हैं लोग, बट फिर भी हम कनेक्ट किए ना, हम उनकी लव स्टोरी से भी कनेक्ट किए, हेमा जी और बच्चन जी के। अपने जो पापा की ही फिल्म है उसमें भी पारिवारिक वैल्यूज़ को बहुत गहराई से और सच्चाई से दिखाया गया है। जेनजी मैं मानता हूँ उनके भी माँ बाप हैं, वो कनेक्ट करेंगे। और एक जो मैं आपको एक बताऊँ, एक न्यू प्रॉब्लम है, ये सब भी हमें समाज से ये जो धूल है वो हटानी है। आजकल कई बच्चे या जेनजी हैं, वो कहते हैं कि वो आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। जैसे ये गाली हो गई कि आप माँ बाप के साथ रहते हैं, तो इसमें तो आपका सौभाग्य है कि आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं। आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप उनके साथ एक एक पल गुजार सकते हैं, वो आपका सौभाग्य है, क्योंकि किसी ना किसी दिन वो चले जाएंगे। और ये जो वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा है, हमें अपना इंडियन कल्चर भी अपहोल्ड करना होगा। ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई है। कई बार कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, इस समय पूरी इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा चैलेंज चल रहा है, OTT वर्सेस थिएटर। आपकी गदर 2 ने बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी ब्लॉकबस्टर दी। साउथ और नॉर्थ के डिवाइड में अगर देखें तो नॉर्थ में बहुत ये समय से ट्रेंड चल रहा है कि थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, अब OTT प्रेफरेंस बढ़ रहा है। इसको लेके आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर जब भी ऐसी आएगी जिससे कि थिएटर में देखने का पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, सब जाएंगे। आप स्विगी से, जोमेटो से आप कितने भी खाने मंगा लें, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट तो आप जाते ही हैं। आप कितनी भी कपड़े नेट्स पे खरीद लें, लेकिन फिर भी कपड़े खरीदने दुकानों पे तो जाते ही हैं। और जहाँ भी खाते हैं घर का स्वाद ज़रूर ढूंढते हैं। वो भी ढूंढते हैं, सही बात है। तो ये घर का स्वाद देने की कोशिश है। बिल्कुल। उत्कर्ष, बनारस में शूटिंग के बाद कौन सी चीज़ है जो आपके साथ रह गई, लहजे में भी, अंदाज में भी? हाउ मच बनारसी यू हैव बिकम? देखिए, वो कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा ऑल्टर ईगो टाइप है। क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं। वो वीरू भैया वॉलंटियर सड़क छाप कुत्ता है, अगर मैं बहुत प्यारी भाषा में बोलूँ तो। और सड़कों पर जीता है वो। हाँ, और वैसा ही सोच भी है उसकी। तो मेरे लिए बहुत ऑपोजिट था
और बहुत रियलिज्म देखा हुआ कैरेक्टर है, इसलिए वो वैसा है। एक याद जो हमेशा रहेगी मेरी वहाँ की कि जब हम गंगा के किनारे जब बोट राइड लेते थे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था, तो टेक्नोलॉजी से हम आधी घंटा, एक घाट से दूसरे घाट जाने में आधी घंटा के करीब लगता है, हम टेक्नोलॉजी से आधी घंटा दूर थे। वो जो एकांत, वो जो नदी का वो जो एकदम स्तर बहाव सा होता है जो है, वो इतना ब्यूटीफुल, आप कनेक्टेड फील कर रहे थे। मुझे लगा कि जब फ़ोन नहीं था मेरे पास, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कितना हम अंदर तक कनेक्टेड थे। वो आधी घंटा बहुत इनफ होता था मेरे लिए प्रिपरेशन के लिए कि अभी आगे मुझे क्या सीन प्रिपेयर करना है। वो एक मेडिटेशन सा था। एंड अभी भी जब हम कुछ प्रमोशन के लिए गए थे बनारस, तो पहली चीज़ ही हमने वहाँ पे शुरू ही किया वो बोट राइड से। एंड मैं बोला कोई कैमरा वैमरा यहाँ पे हटाओ, जो लेना है फटाफट फ़ोटो ले लो, मुझे गंगा का आनंद लेने दो। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे साथी भी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल आपके लिए सर, गदर जब आई थी, बहुत पहले की मूवी है गदर। गदर में हैंडपंप उखाड़ने का एक सीन था, बहुत आइकॉनिक सीन है। जब ये आपने फिल्म में डाला, हिचके नहीं कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि तब तक तो साउथ मैं सारे लोग हिचके थे, जितने हमारे सारे कलाकार और सारे टेक्नीशियन सब बहुत हिचक रहे थे। इवन राइटर तक भी बोले ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मुझे चाहिए। और मैंने कहा मेरे इमोशन बहुत तगड़ा होता है। जब आपको गुस्सा आता है, आपको ऐसा नहीं लगता संसार को तोड़ दूँ, तोड़ नहीं पाते, वो अलग आते, लेकिन वो भावना तो आती है ना। तो जब मैं उस सीन कर रहा था कि कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, इस्लाम कबूल बोलो, सब चीज़ें मैं हाँ कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुझे बोल रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो मैं कैसे बोलूँगा? तो मुझे लगा मैं बिल्डिंग ही उखाड़ के फेंक दूँ, लेकिन बिल्डिंग तो मैं उखाड़ के फेंक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कुछ अप्रूट करूं। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देखो, जब संजीवनी बूटी चाहिए थी, कुछ नहीं मिला, तो हनुमान जी ने कैसे पहाड़ उखाड़ लिया। अभी तारा सिंह हनुमान जी तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो करेगा। तो तारा सिंह यानी सनी देओल रेडी हो गए थे? अरे तभी तो आपने पर्दे पे देखा। नहीं, सनी देओल साहब को ज़्यादा वो भी नहीं था, हमारे टेक्नीशियंस और हमारे जीवा प्रोड्यूसर्स, ये वो सब लोगों को बहुत था कि बहुत इलॉजिकल हो रहा है। और वो ज़माने में तो एक्चुअली लोगों को लगना ही चाहिए था बहुत इलॉजिकल है ये। आज तो साउथ की फिल्में आ गई है, नहीं लगेगा ज़्यादा। आज तो आप ज़मीन हो पाँव मारोगे पहाड़ गिरेगा। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आपने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्में की हैं, कोई खास वजह थी कि उनके साथ आप? भाई धर्म जी का मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान है, और मेरे को जैसा हीरो चाहिए था वो धर्मेंद्र में मिला, तो क्या बुराई, अच्छी बात है। उनसे जुड़ा एक सवाल और है कि उनसे आपकी पहली मुलाकात मेरी पहली मुलाकात उनसे बर्निंग ट्रेन के सेट पर जब मैं असिस्टेंट था वहाँ हुई थी। जब मैं 16-17 साल का था, तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। सवाल ये है कि जो सक्सेस आपने सनी देओल को दी है गदर 2 के थ्रू, उसकी सक्सेस के बाद ऑफ कोर्स आप घर पर गए होंगे, बातचीत हुई होगी धर्मेंद्र जी से और सनी जी से आपकी, कोई ऐसी यादगार चीज़ जो धर्मेंद्र जी ने या सनी जी ने आपको उस फिल्म की सक्सेस के बाद कही? अरे धर्म जी ने गले लगा लिया, सनी सर एकदम रो पड़े। तो ये देखो अच्छा मोमेंट होगा, आपके जीवन में आएगा, मेरे जीवन में भी आंसू बहा लिया। हम घर में, हमारे घर में, सबके घर में आंसू थे। ये भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था, मेरी वाइफ भी रो रही थी। खुशी के आंसू थे कि भाई भगवान ने कर दिया। आदमी तो सोचता यही है, लेकिन होना ना होने में एक लम्हा होता है बस। एक लम्हे से पहले नहीं होता, एक लम्हे के बाद हो जाता है। एक लम्हे के बाद होगा नहीं होगा किसको नहीं मालूम है। हेलो सर, मेरा नाम मेघा है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गदर 2 की सक्सेस के बाद आपको किसी सेलिब्रिटी का या किसी और का मैसेज आया कि मतलब आपके काम को अप्रिशिएट किया गया? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब इसकी पार्टी हुई थी सनी सर के घर पे, तो पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे जमा थी। शाहरुख सर से लेके आप कह लीजिए बड़े बड़े डायरेक्टर सब वहाँ मौजूद थे। एक इंडस्ट्री की यूनिटी बहुत सालों बाद हमने देखी। काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी। बड़ा अच्छा लगा देख के। और जब इतने बड़े बड़े एक्टर आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, आपको पहले तो आपको खुद लगता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया, कुछ क्राइम कर दिया है, क्या कर दिया। बट जब आपसे खुद मिलने आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने कुछ जब सही किया है और उनको अच्छा लगा, तो डेफिनेटली सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली नाना सर का था। नाना सर वनवास जब हुई और पता लगा मैं इन्वॉल्व हूँ, उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था, गदर 2 रिलीज़ भी नहीं थी, तो उन्होंने पापा को कहा कि भाई कुछ दिखाओ गाने वाने गदर 2 के। वो डबिंग वॉइस ओवर करने आ रहे थे।
वो एक्चुअली आ रहे थे ये गाने देखने की जज कर सके कि मैं काबिल हूँ या नहीं। तो मुझे पता भी नहीं था, मैं मिक्सिंग स्टूडियो में था, वो अचानक आ गए। अब मैं था ये क्या, अभी क्या देखेंगे सर? तो गाने देखे, वो गाने देख के तुरंत मुझे बुलाया, गले लगाया कि वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरे साथ काम करने में मज़ा आएगा। आई वॉज शॉक्ड। पहला कॉम्प्लीमेंट आई थिंक नाना सर का ही था। जी जो नाना पाटेकर की जो एक इमेज है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्टर है जी। तो ये कहीं ना कहीं मन में होगी फिल्म शुरू करने से पहले, तो उससे कैसे डील किया आपने कि देखिए, मैंने भी सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बट पता नहीं, ये आई थिंक वो लोग हैं जो ये न्यूज़ फैलाते हैं जो थोड़े अनप्रोफेशनल रहे होंगे उनके सामने। सर टाइम के बहुत पंचुअल हैं, आर्मी में रह चुके हैं, तो वो नेचुरल सी बात है। वो 100% प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सारे डायलॉग्स आपके जहन में हो, सारी चीज़ें आप क्या क्रिएट करने आ रहे हो आपके जहन में हो, आप अपने कैरेक्टर में हो। वो बेसिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो थिएटर एक्टर आर्टिस्ट हैं, वो होती है। हम भी थिएटर किए हैं तो हमें पता है कि ये इतना बेसिक हम भी एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे एक्टर से। वो कई बार ख़राब लगता है जब कोई अनप्रिपेयर्ड आता है, बोलता है, सीन के बीच में पूछता है कि लाइन क्या है मेरी, ये क्या है, आपका भी फ्लो टूटता है। अब अगर मैं इंटरव्यू के बीच में बार बार बोला, अरे कट कट कट, मुझे थोड़ा मूड होना है, ये करना है, वो करना है, तो वो फ्लो तोड़ेगा ना आपसे बातचीत का। तो नाना सर बहुत प्रोफेशनल हैं, और मैं जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, उनका पोर्शन चल रहा था, तो मैं उनको ऑब्जर्व करके समझ गया था कि इनके साथ ए गेम पे ही आना है। और बट उन्होंने कभी मुझे जूनियर नहीं फील करने दिया। उन्होंने हमेशा फर्स्ट डे ही जब मेरी उनके साथ शूटिंग थी, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, सर आप क्या सोच रहे हैं सीन के बारे में? बनारस के घाट पे हम फिल्म कर रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है, वहाँ आप भीड़ नहीं कंट्रोल कर सकते, और कैमरा कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। तो सर ने उल्टा मुझसे पूछा, भाई तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा। हाँ, तो अब मैंने उनके साथ शेयर किया, सर ये और ये भी कर लें क्या सर? सर बोले हाँ ये बिल्कुल करो, और फिक्र मत करना, कैमरा वैमरा जो होगा हम नेचुरली करेंगे सीन। तो वो बैरियर ही टूट गया ना, जो इतने मतलब माउंट एवरेस्ट है एक्टिंग के। हाँ, माउंट एवरेस्ट हैं जो एक्टिंग के, वो आपको वही स्तर पे आपको खड़ा करके लेके आए हैं कि मैच दोनों को जीतना है साथ में। अकेले मैच लास्ट 10th विकेट के बाद कोई बैट्समैन नहीं खेलता है। लगभग 18 साल की उम्र में आपने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, उसके बाद करीब 21 साल की उम्र में आपकी पहली फिल्म आपने खुद डायरेक्ट कर दी थी। तो सर जिस उम्र में एक युवा को, आज के युवा को कुछ पता नहीं होता, वो देख रहा होता है मैं हो गया यार, कैसे हो गया पता नहीं। हम लोगों को मथुरा में हम रहते थे, फिल्में देखने का बहुत शौक था, बस वहाँ से ही कुछ ये शौक आगे बढ़ा और हो गया। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, लगभग 4 डेकेड लंबा आपका करियर रहा है, तो जब आप 21 साल के थे और आज का 21 साल का युवा, आपने जेनजी की बात करी, तो आज के युवा के लिए रेलिवेंट रहने के लिए आप क्या सिनेमा में क्या? हम आज जिंदा है ना, रोज़ सुबह उठते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं ना, आज की खबर, आज का वीडियो, आज की रील सब देख रहे हैं ना। आज के लम्हे तो हम भी 21 साल के हैं, हम भी आज भी 21 साल नहीं, हम कभी 21 साल से बड़े ही नहीं। आपने एक मूवी बनाई माँ, उसमें जया प्रदा जी थी, मुझे याद है हमने बहुत छोटे में देखा उसको, उस ज़माने में बड़ी मुश्किल से कैसेट मिला करती थी। वो आत्मा के रोल में सर आपको ऐसा क्यों लगा कि इस कहानी पे काम करना चाहिए? हम देखते थे कि वो अपने बच्चे को उठाता था। ऐसा होता है, माँ का जो पावर होता है ना, माँ की फीलिंग कि माँ मरकर भी अपने बच्चे को बचाएगी, बस इसी हम बचाते ही है। आज हम लोगों को अगर गदर में भगवान ने इतनी सफलता दी तो पिता नहीं रहे, माँ नहीं रहे, मुझे तो आज भी लगता है कि उनका ही आशीर्वाद वहाँ से आया और हमें उन्होंने ये दिया। तो माता पिता जाने के बाद भी आपके संग रहते, यही तो कमाल है माता पिता का, इसीलिए उन माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। फैमिलीज़ जो हैं वो इस समय बहुत स्ट्रेन में है, सोसाइटी में जितनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, इस समय एक कहानी जो है वो न्यूज़ की कहानी चल रही है। अतुल सुभाष के ने जिस तरीके से अपने आप को ख़त्म किया, और वो भी फैमिलियों के टूटने की कहानी है, जिस स्ट्रेन से शादी का इंस्टीट्यूशन जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरीके की कहानी, ये जो समाज का एक सच है जिसको लेकर बहस भी चल रही है, आपको लगता है कि ये कहानी भी शायद आपकी फैमिली उतारना चाहे, चूँकि आप इमोशंस पे या फैमिली वैल्यूज़ पे बहुत काम करते हैं? अब जैसे जो वो डिवोर्स के ऊपर मैं कहूँगा सब्जेक्ट है, और किस तरीके से आदमी को भी मतलब परेशानियाँ होती हैं, सिर्फ औरत ही नहीं होती है जिन पे हरासमेंट होता है, आदमी भी होते हैं मैरिज में हरास्ड। बट वो उस कहानी के लिए भी हम ऐसे ही एज अ लेक्चर उसको पेश नहीं कर सकते।
ऑडियंस अल्टीमेटली टिकट खरीद रही है, 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ देखने जाएगी, इसलिए हमने इस फिल्म में भी मेक श्योर किया कि हम मेलो ड्रामेटिक ना करें फिल्म, लेक्चरबाजी ना लगे फिल्म को एंटरटेनमेंट बनारस में सेट की है फिल्म, जहाँ पे रंगों के एक बहुत सिंबॉलिक जगह है, रंगों के बीच में भी आप वहाँ पे बच्चे का मुंडन चल रहा है, बगल में मणिकर्णिका घाट पे किसी की चिता जल रही है और एवरीथिंग इज़ गोइंग एज नॉर्मल कि डेली रूटीन है वहाँ की, जीवन का हर रंग आपको घाट पे दिख जाएगा। तो ये फिल्म भी इसी तरह आपको हंसाते हंसाते कब रुला देगी, उस वे में जब बनी तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने राइटर्स को इनफैक्ट यही कहा था कि मैं बनना चाहता हूँ पार्ट, बट प्लीज़ इसको एंटरटेनमेंट के वे में इसका स्क्रीन पे लिखना। तो उन्होंने कैरेक्टर दिया मुझे वीरू भैया वॉलंटियर का, उसका लास्ट नेम तक नहीं है, वीरू भैया ही नाम है, उसको आज तक अपना लास्ट नेम तक नहीं पता है। और वो है बनारस के और कैरेक्टर, राजपाल सर हैं, सिमरत हैं, तो उन सब कैरेक्टर्स बनारस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग थी। मैं फर्स्ट टाइम बनारस गया, तो हालांकि बच्चन जी की फिल्में देखी हैं, गोविंदा सर की फिल्में देखी हैं, देवानंद सर की फिल्में देखी हैं, जिनमें उन्होंने बनारसी कैरेक्टर आइकॉनिक, जब भी बनारसी कैरेक्टर आता है वो आइकॉनिक हो जाता है। तो मेरे लिए, मुझे पता था एक अपहिल चैलेंज है, आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, आई कैन नॉट मिमिक देम एंड आई हैव टू सी 2024 का बनारसी लड़का कैसा है वहाँ का। तो जब मैं वहाँ गया मुझे तो लगा कि 4 शहर बनारस में बस रहे हैं। कुछ हैं जो एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कुछ हैं जो जैसे हम फिल्मी बनारसी सुनते हैं वैसी बोलते हैं, कुछ हैं जो थोड़े ईस्ट यूपी भोजपुरी उनका मिक्स है। और मैं वहाँ पे लोकल गाइड्स के साथ ही घूमता था, 10-15 दिन था वहाँ पे, घाट घाट पे बैठता था और फॉरेनर से इंटरेक्ट करना, वहाँ पे उनको क्या पता आप एक्टर हो क्या हो, लोकल से इंटरेक्ट करना। तो मुझे काफ़ी चॉइसेस करने थे, तो मैंने वहाँ के 2 लड़के अपने साथ कॉन्स्टेंटली रखे शूटिंग पे कि मेरा एक, मैंने जो लहजा सीखा है उसमें कुछ भी वर्ड्स या कुछ भी क्या कहते हैं एक्सेंट का कहीं पे भी आपको लगे, आप मुझे टोकिए और आप मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करके दूंगा। डबिंग तक में मैंने उनको बरकरार रखा, तो अगर कुछ भी गलती हुई है उन पे ब्लेम कर दीजिएगा। फैमिली से है, क्योंकि आपने कहा कि नेचुरल होना, आपने थिएटर भी किया है, विच आई डिडंट नो। स्टार किड्स के बहुत सारे टेंट्रम्स भी होते हैं जो हम लोग कई बार सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, और आकाश जैसे जो फिल्म कवर करने वाले, एंटरटेनमेंट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, ये सब फाइल भी कर सुना है। तो कैसे आप देखते हैं इसको, क्योंकि ये सब आपके साथ हो सकता है कि कुछ लोग स्कूल में पढ़े हों, कुछ लोग कहीं ना कहीं पार्टीज़ में मिलते हैं, बॉलीवुड एक फैमिली के तौर पर तो कनेक्टेड रहता ही है। अचानक से अपने साथ के किसी दोस्त को स्टार किड के तौर पर या एक आध मूवी की सक्सेस के बाद ट्रांसफॉर्म होते हुए और टैंट्रम करते हुए देखना कैसा लगता है? जी पर्सनली तो मैंने, हाँ ठीक है चलो कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट नाम लेना चाहेंगे? मैं नहीं सकता, हो सकता है वो उनका उन्होंने भी अपनी मेहनत से ही किया है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग ऑन दैट। बट मैं नहीं मानता कि इस फील्ड में आपको रियल रहना पड़ता है। आपको पब्लिक, अगर आप एक कैरेक्टर में ही रहोगे, अगर आप एक मुखौटा ही लगा के, मुखौटा स्क्रीन पे चलता है कैरेक्टर का, बट रियल लाइफ में नहीं चलता है। रियल लाइफ में आपके पास फिल्में सारी हिट, कोई भी एक्टर, बड़े से दिलीप साहब की भी सारी फिल्में हिट नहीं है, अमिताभ बच्चन जी की नहीं है, तो आप क्या हो यार? आपके भी हिट्स आएंगे, फ्लॉप्स आएंगे, चीज़ें आएंगी लाइफ में। बट अगर आपका कैरेक्टर हर फिल्म के साथ बदलता है कि सक्सेस मिल गई तो अब हम ही हम हैं, आसमान हम ही हैं, फिर तो फ्लॉप होती है, फिर ज़मीन भी आप बन जाओ, तो इससे बेटर है कि आप ज़मीन ही रहो। और तो उससे क्या होता है ना कि हमेशा ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, आप और ग्रो कर सकते हो। अनिल शर्मा सेट पर पापा का प्रोटेक्शन है या डायरेक्टर की डांट? प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट गदर 1 से जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था तब से कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि उसमें भी चलती ट्रेन पे 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा सनी सर के कंधे पे, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई VFX नहीं, रियल ट्रेन पे हम दौड़ रहे हैं, वो लाइफ एंड डेथ वाला सीन था। तो उन्होंने जब भी कुछ मुझसे एक्शन या कोई भी सीन करवाया, कभी भी मुझे एज अ पेरेंटल वो नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे तो वैन भी नहीं मिलती, मैं उनके साथ ही शेयर करता हूँ। 50 लोग आ जाते हैं, इन्वेस्टर आ जाते हैं, फाइनेंसर आ जाते हैं, उसी में मैं वहाँ पे ही मेकअप कर रहा हूँ, वहीं पे रेडी हो रहा हूँ।
तो और मैं खुद क्योंकि जुड़ा रहता हूँ प्रोडक्शन और बाकी सब काम से, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ। जब गर्म हो जाते हैं तो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। मतलब आपके एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा लेसन या ड्रेसिंग डाउन कभी किसी ने दिया हो जिसे आपने लेसन के तौर पर माना हो कि इन्होंने मेरी बेहतरी के लिए मुझे समझाया, लेकिन डांट तो पड़ी? नहीं, फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसमें मुझे कोई सज़ा मिली हो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मैंने फिल्म्स में, हिंदी सिनेमा में आने के पहले मैंने यूएस में भी काफ़ी थिएटर किया और काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स में मैं एक्टिंग करता। नहीं, ब्रॉडवे नहीं किया, बट प्लेज किए मैंने और कॉमेडी इम्प्रोव शोज़ करता था मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी थोड़े बहुत कॉलेज जाने के पहले मैंने किया था थिएटर, बहुत बेसिक बट किया। एंड तो वो एक प्रोफेशनलिज्म आप सीख जाते हो। आपको अगर आपको कुछ नहीं पता है कि इस लाइन में क्या कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, वो दूसरा एक्टर क्या क्रिएट कर रही है, तो वो डांट पड़ेगी। मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा डिसिप्लिन रहना। सोशल मीडिया ने स्टैंड अप कॉमेडी को भी एक नए जॉनर के तौर पर बड़ा एस्टैब्लिश कर दिया है। क्या उत्कर्ष के अंदर भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है? नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी मैंने कभी ट्राई नहीं की है पर से, बट आपस में जोक्स वोक्स चलते रहते हैं। नाना सर के साथ चलते रहते थे सेट पे। सिमरत के साथ चलते रहते थे। तो राजपाल सर, कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? बहुत ही हाँ। अरे नाना सर का तो मतलब वो क्या है, उनकी आदत है कि जो गरम मिजाज जो लोग मानते हैं उनका, वो कई बार उसको यूज़ करते हैं। वो कई बार बोलते हैं कि अभी देख, किसी पे ऐसे ही किसी को थोड़ा हड़काने के लिए, किसी से थोड़ा जल्दी कर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें लाइट जा रही है, ये जा रहा है, वो हाँ ओके सर पूरी हड़बड़ी मच जाती है। और सर कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा कर देते हैं, अरे यार तुम ये अनप्रोफेशनल है, ये है वो है वो। सर क्या हुआ? अरे मजाक कर रहा हो यार। अच्छा, 2 सवाल करना चाहूँगा, एक बतौर एक्टर, एक बतौर पर्सन। बतौर एक्टर, अभी जो हमारी बात हुई, जैसे आपके पिताजी ने कहा कि नाना अपने सीन की रात में तैयारी कर लेते थे, आप एज एन एक्टर कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने सीन को? देखिए, जब स्क्रिप्ट जैसे ये वनवास है, इसमें मेरा एक अलग एडवांटेज है कि जब राइटिंग हो रही थी तो मैं वहाँ मौजूद हूँ जब राइटिंग हो रही है, तो मुझे एक एक शब्द पता है कि क्या होने वाला है स्क्रिप्ट में, तो वो हेल्प करता है डेफिनेटली। बट एज एन एक्टर मैं भी रात को, या अगर सीन लेट लिखा हुआ है या कुछ चेंजेस हैं तो आपको रात को ही मिलते हैं, और उसको डायलॉग वाइज तो आप रम लीजिए, आपके लगने चाहिए। और फिर जब हम सेट आते हैं, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचता हूं सेट पे, जिससे मैं थोड़ी स्टेजिंग समझ सकूं कि क्या मैं क्रिएटिवली इसमें इनपुट डाल सकता हूं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट जो पापा शूट कर रहे हैं उसमें मैं क्या क्रिएटिवली कुछ इनपुट कर सकता हूं। कभी कुछ अच्छा सजेशन होता है, कभी कुछ बुरा, बट दैट इज़ क्रिएटिविटी ना। आप हेजिटेट मत कीजिए अपने आइडियाज़ शेयर करने से। अब एक पर्सनल सवाल, जैसा आपने कहा कि मेरे बारे में कभी ऐसा सुना है, तो वाकई नहीं सुना, और कभी आप कंट्रोवर्सी में आए भी नहीं, आना भी नहीं है। बतौर एक्टर जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझेंगे। कई एक्टर्स हैं ऐसे जो काफ़ी वक्त बाद आते हैं या कम फिल्में करते हैं, लेकिन वो फ्री रहते हैं सोशल मीडिया के लिए, और उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो उसमें चलते रहते हैं, तो लोग उनको लाइमलाइट में रहते हैं। जी, आप जब फिल्म करते हैं तभी आप थोड़ा बाहर निकलते हैं, और उसके अलावा फिर आप गायब हो जाते हैं। जी, सोशल मीडिया भी आप ज़्यादा नहीं चलाते। बिल्कुल। एज अ पर्सन आपको नहीं लगता ये चीज़ एंटी है बीइंग अ हीरो? लाइक एक एक्टर हैं आप और आपको सोशल मीडिया। हाँ, तो एक्टर है ना, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है ना। देखिए, मेरी बेसिक प्रॉब्लम कह लीजिए या सोल्यूशन कह लीजिए, मैं एक्टर बनने आया था। मैं सोशल मीडिया मेरे लिए सब सेकेंडरी है, एडवर्टाइजमेंट ये सब, ब्रांडिंग फ्रेंडिंग ये सब सेकेंडरी है मेरे लिए। मैं प्योरली एक्टर बनने आया। मेरे स्टार वार भी ये सब अलग शब्द है, ब्रांडिंग के शब्द हैं। मुझे एक्टिंग से प्यार था इसलिए मैं इस फील्ड में आया, मुझे फिल्म से प्यार था इसलिए मैं इस फील्ड में आया। इसलिए जब फिल्म शूटिंग चल रही होती है मेरे दिमाग में वही चलता है। मैं हार्डली मंथ में एक कोई अच्छी फ़ोटो उसने खींच ली तो मैं डाल देता हूँ कि, और मैं उसको भी कोसता रहता हूँ, यार अच्छी फ़ोटो ले, कुछ तो ले, तब मैं डालूँ। और आधे क्या होता है, मैं कैरेक्टर के लुक में रहता हूँ, मैं रिवील भी नहीं करना चाहता उस टाइम ज़्यादा कुछ। अभी क्या है, अभी प्रमोशन का फेज़ है फिल्म का, तो अभी नेसेसरी है। एज एन एक्टर ये आपकी ड्यूटी है, बट हाँ ये मेरी सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी है कि स्क्रीन के सामने, कैमरा के सामने जो परफॉर्मेंस है, अल्टीमेटली वही फिल्म चलाएगी या नहीं चलाएगी। ये तो एक ये हाँ गाड़ी बन गई है, अब ये उसका ईंधन है।
चलानी पब्लिक को है। एक सवाल ये है कि आपने बहुत मेहनत की, बशर्ते सभी हीरो करते हैं। जब जीनियस आई, आपने रिलीज़ हुई, आपने बहुत मेहनत की, उसमें सब कुछ किया, डांस किया, एक्शन किया, हर एक चीज़। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे उस फिल्म में, कहीं ना कहीं वो कसर रह गई। वो एज अ पर्सन आपको कितना हिट करके गई जब वो फिल्म रिलीज़ हुई, दर्शकों ने उसे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जैसा आप सोच रहे थे? देखिए, मेरा उस टाइम पे जब रिलीज़ ही हो रही थी फिल्म, मुझे एक अफसोस था कि जिस एनवायरनमेंट में हमने रिलीज़ की, वो एक अफसोस था क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं था रिलीज़ पे। फिल्म हमारे प्रोडक्शन की नहीं थी, वो उनके डिसीजंस थे। अब वो राइट रॉन्ग मैं उनको भी जज नहीं करता, उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का, वो मेरे लिए सब कुछ है। बट वो फिल्म इतने बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में आ गई कि उसका हम कितना भी चाहते, हम वो आवाज़ या वो नहीं कर सकते थे बॉक्स ऑफिस पे। मगर पिक्चर जब सैटेलाइट पे आई, उसके गाने इतने बड़े हिट हुए और OTT पे लॉकडाउन में लोगों ने इतनी देखी कि मैं खुद शॉक्ड होता हूँ सर, कि जब मैं Tier 2 सिटीज़ या स्मॉलर टाउन्स जाता हूँ तो इंटीरियर में लोग मुझे गदर 2 से नहीं पहचानते, मुझे राधे राधे के नाम से IIT वाला जीनियस से पहचानते हैं। मैं खुद शॉक्ड होता हूँ। और ये पावर है फिल्म का कि आपको किस गली गली में पहुँचा देती है। तो ऑफ कोर्स वो एक अफसोस हुआ कि यार काश हमारे कंट्रोल में होता तो हम कम से कम राइट रिलीज़ कर पाते। जी सर, मेरा सवाल है, जैसे मैं भी बनारस से हूँ। अच्छा, आप बनारस से हैं? हाँ जी। तो कहाँ से? बनारस कहाँ? सामने घाट। सामने घाट, हाँ, ओके। तो आपने जब तो बनारसी में बात करें क्या फिर? आपने कभी थोड़ा बनारसी? बहुत करते हैं, चलो। अच्छा, तो ये बताइए कि जब रुआ बनारस गए रही हाँ हाँ, तो वहाँ 80 घाट के चाय पी ले रही, किनारे पी ले रही? बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान की मलाइयो भी खाई, लस्सी भी पी, और जो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले ही डाला है, कचौड़ी का जो आनंद लिया है हमने वहाँ की। बनारस की गलियाँ तो घूमी, शूट भी किया, अब आप देखना फिल्म में। अच्छा। बहुत हमने सजाया है इस फिल्म में। जिस तरीके से, मैं गारंटी कहता हूँ, जिस तरीके से हमने बनारस दिखाया कोई और फिल्म में नहीं दिखाया होगा। जिस खूबसूरती के साथ दिखाया हमने, गली गली कोना कोना छान लिया हमने बनारस का। तो बनारस आपको कैसा लगा सर? फिर अगर मान लीजिए कभी आते हैं वहाँ पे तो? बनारस मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। और सबसे पहली बात कि काफ़ी जो हमारे ऐसे होली साइट्स हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहती, मगर बनारस में इतनी क्लिनलीनेस। नमो घाट तो इतना ब्यूटीफुल बनाया है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। और बाकी बोट तो हम 80 घाट से ही लेते थे, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। एंड जो नया काशी विश्वनाथ का जो पूरा कॉरिडोर, हम फर्स्ट फिल्म है जिसने वहाँ शूट किया है। अच्छा जी, तो एक सीन है वहाँ पे भी, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल और स्वच्छ है, तो अच्छा है, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। तो सर, बनारस का पान खाया या नहीं खाया फिर? बिल्कुल, खिलाए भी हैं और दूसरों को पिलाए भी हैं। एक रैपिड फायर है कि मैं कुछ नाम लूँगा आपको और आपसे बताएं कि आपकी उससे जुड़ी क्या फीलिंग्स हैं, जो भी आपका एक थॉट है। गदर। पावरफुल। सनी पाजी। बाइसेप्स। पापा। लव। हैंडपम्प। उखाड़ दो। नाना पाटेकर। डिसिप्लिन। ओके। जीनियस। इंटेलिजेंट। सोशल मीडिया। काम है यार। वनवास। एंटरटेनिंग। ओके, एक लास्ट सवाल, क्या कभी डायरेक्शन में उतरेंगे, ऐसा कोई विचार है मन में? हालांकि मैंने, जब मैं थोड़ा मोर यंगर था, मैंने डायरेक्शन किया है, मैंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, फेस्टिवल्स वगैरह में भी गई थी। हाँ, बट मैंने उनको कभी पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया, वो मैंने अपने सुकून के लिए बनाई थी। मैं उसमें एक्ट भी नहीं किया, मैं दूसरों को कास्ट करता था कि एक्टिंग पे ध्यान, और वो अभी राज कपूर जी नहीं बन सकता मैं। तो वो मुझे पसंद है, कहानियाँ लिखना मुझे पसंद है, बट विल सी। डायरेक्टर इज़ एन एजलेस जॉब। एक्टिंग क्या है कि एज के हिसाब से चेंज होते हैं आपके किरदार, तो अभी जब तक थोड़ी उम्र है थोड़ा एक्टिंग करने। थैंक यू। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि वनवास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर तक ला सके, और जैसा आप कह रहे हैं नॉर्थ में थिएटर बढ़ सके। जी, इसलिए एक्शन फिल्में इतनी सारी आ रही हैं, हॉरर कॉमेडीज़ आ रही हैं, ये एक डिफरेंट फिल्म है। यही इसका USP मैं मानता हूँ, एंड आई होप इट रेजोनेट्स विद एवरीबॉडी इन द फैमिली, और सब देखने जाएं 20 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।